भारत और चीन के बीच बसा एक देश नेपाल, जिसको पृथ्वीनारायण शाह के द्वारा बसाया गया था। यह हमेशा से भारत का करीबी होने के नाते भारत के साथ संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को साझा करता आया है। दोनों ही देशों में कॉमन धर्म हिंदू धर्म को प्रैक्टिस किया जाता है और यहाँ तक कि हिंदी हो या नेपाली, दोनों को लिखने का तरीका तक एक ही है। पिछली कई सदियों से और आज़ादी के इतने साल बाद भी नेपाल और भारत की घनिष्ठ दोस्ती बनी रही है और इसी दोस्ती के चलते आज दोनों देश ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के दोनों के नागरिक एक दूसरे देशों में जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं, वहां काम कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस के चलते इंडिया और नेपाल रोटी बेटी का रिश्ता तक साझा करता है। नेपाल ने सदियों से भारत के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखे हैं, बट अब परिस्थितियां बदल रही हैं। पिछले कुछ सालों की बात करें तो जहां नेपाल और भारत के रिश्तों में खटास आई है या रिश्ते कमजोर पड़े हैं, वहीं नेपाल का झुकाव चाइना की तरफ बढ़ता जा रहा है। साथ ही पिछले कुछ सालों में नेपाल में पैदा हुए एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और जिनके चलते इन दोनों देशों की दूरियां और ज्यादा गहराती जा रही हैं। वह क्या वजह है जिसके चलते नेपाल भारत के हाथों से फिसलता जा रहा है, इसी के बारे में इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय उज्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन, त्यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। नेपाल और भारत सालों से एक दूसरे के बड़े ट्रेड पार्टनर रहे हैं। आज नेपाल का 2/3 कॉमर्शियल ट्रेड और 1/3 सर्विस ट्रेड केवल भारत के साथ में होता है और यहाँ तक कि नेपाल में होने वाली 1/3 इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ से की जाती है। और इन्हीं अच्छे रिश्तों के चलते आज नेपाल के काफी लोग इंडिया में काम करते हैं और इंडिया से पैसे कमाकर वह नेपाल में अपनी फैमिलीज के पास भेजते हैं, जहां यह पैसा नेपाल को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल फायदा पहुंचाता है। पर जहां नेपाल का ट्रेड भारत के साथ हमेशा से अच्छा रहा है, वहीं साल दर साल यह ट्रेड डेफिशिएट में जाता रहा है, यानी कि नेपाल को हर साल और ज्यादा नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि नेपाल भारत से चीजें मंगाता है ज्यादा और भारत को बेचता है कम। हालांकि इसकी पूर्ति के लिए नेपाल ने काफी काम किए हैं। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की बात करें या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट्स की, दोनों ही साइड में नेपाल ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और आज इंडिया नेपाल से बहुत इलेक्ट्रिसिटी खरीदता है। वन साइडेड ट्रेड रिलेशन के बावजूद भी दोनों देशों में कभी तनाव नहीं देखा गया है, पर पिछले कुछ सालों में चाइना का नेपाल में बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, साथ ही साथ भारत और नेपाल के जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहे हैं, उनके चलते इंडिया और नेपाल रिलेशंस में दरार पड़ गई है। पर इन कारणों की अगर हम विस्तार में बात करें तो यहाँ पहला कारण है नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में चाइना की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस। चाइना जो करोड़ों रुपए नेपाल में इन्वेस्ट कर रहा है और इंफ्रा बिल्ड कर रहा है, सड़कें बना रहा है, डैम्स बना रहा है, प्लांट्स बना रहा है, उनके चलते नेपाल की रूलिंग पार्टी से भी वह डायरेक्ट ओपन कम्युनिकेशन कर पा रहा है और नेपाल और चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। और नेपाल और चाइना के रिश्तों की घनिष्ठता की बात करें तो केपी शर्मा ओली के टाइम पे यह अपने चरम पे थे, क्योंकि जहां केपी शर्मा ओली की पार्टी भी कम्युनिस्ट विचारधारा की थी, वहीं चाइना भी कम्युनिस्ट विचारधारा का है। और इसी समान विचारधारा के चलते चाइना ने नेपाल को भी बेल्ट एंड रोड में जोड़ लिया है। चाइना आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट और साथ ही साथ अपने कल्चर को फैलाने के लिए वहां पे रेल और रोड नेटवर्क को स्थापित कर रहा है और यह काम बहुत पहले से शुरू हो गया था। 2019 में जहां नेपाल के एफडीआई में इंडिया का 30% योगदान था, वहीं इसमें चाइना का शेयर 40% हो गया था और यह तब से ऐसे ही बना हुआ है, यह कभी घटा नहीं है। और ऐसा होने की अगर मुख्य वजह की बात करें तो वह है इंडियन कंपनी की अपेक्षा चाइनीज कंपनी को ज्यादा अप्रूवल दिए जाना, जिसके चलते 2020 के पहले क्वार्टर की बात करें तो 90% एफडीआई नेपाल का केवल और केवल चाइना से आया था। वहीं दूसरी तरफ चीन भी इंडिया पे नेपाल की डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। वह चाहता है कि भारत का जो ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस आज नेपाल में है उसको खत्म कर दिया जाए और अपने कल्चरल रिलेशन नेपाल के साथ में स्थापित कर दिए जाए।
और जिनको करने के लिए चीन कदम भी उठा रहा है। आज हम बात करें तो नेपाल के स्कूलों में मैंड्रिन लैंग्वेज, जो कि चाइनीज लैंग्वेज होती है, वह सिखाई जा रही है। इसके अलावा बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत तिब्बत से लहासा और फिर काठमांडू तक एक रेल रोड प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का दिल्ली से लेकर काठमांडू का जो भी रेल रोड प्रोजेक्ट था वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, उसका काम बहुत धीरे चल रहा है। जबकि लहासा काठमांडू अगले 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा और कहा जा रहा है इसको आगे लुम्बिनी तक बढ़ाया जाएगा, जो कि नेपाल और इंडिया बॉर्डर पे बसा हुआ है। और अगर ऐसा हो जाता है तो नेपाल के रास्ते चाइना इंडिया की दहलीज पे आके खड़ा हो जाएगा और नेपाल इंडिया के बीच चल रहे बॉर्डर डिस्प्यूट और ज्यादा बढ़ जाएंगे। कुछ दिनों पहले अक्टूबर 2019 में जब शी जिनपिंग नेपाल के दौरे पर गए थे तो वहां नेपाल की पॉलिटिकल पार्टी एमसीपी ने अपने लोगों को शी फिलॉसफी की किताबें बांटी थी, जिससे समझ आता है कि नेपाल का झुकाव चाइना की तरफ कितना ज्यादा होता जा रहा है। पर इन दूरियों के अचानक होने की वजह क्या है? तो यहाँ हमारा दूसरा पॉइंट आता है भारत की इकोनॉमी में आए हुए नए बदलाव। इंडिया नेपाल का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था और हजारों लोग अपने काम के चलते ओपन बॉर्डर को क्रॉस करते थे, आते जाते थे और अपना काम करते थे। और काम करके वो जो पैसा कमाते थे उसको आसानी से अपने घर ले जाते थे। पर जब से इंडियन गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे चेंजेस को लेके आई है, इंडियन इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया जा रहा है। और इस फॉर्मलाइज कैश सिस्टम में जब भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक से दूसरी जगह पैसा ले जाना होता है तो उसको इनफॉर्मल से फॉर्मलाइज करना पड़ता है, जिसमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स और बहुत सी चीजें लगती हैं। जबकि पहले ऐसे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं होता था और आसानी से इनफॉर्मल ट्रांजिशंस को अंजाम दिया जाता था। और यह एक वजह है कि वहां का छोटा बिजनेसमैन इंडिया की अपेक्षा चाइना की तरफ पहले देखता है। साथ ही ओपन बॉर्डर को लेकर पिछले कुछ सालों में काफी इशू हुए हैं। कोविड के चलते हम जानते हैं काफी ओपन बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया था, जिसके चलते नेपाल ने भी अपने बॉर्डर्स चाइना और इंडिया से सील कर लिए थे। और हजारों लाखों लोग जो रोज इन बॉर्डर्स को आसानी से पास करते थे और अपना काम करने एक से दूसरी जगह जाते थे, उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। और जब आज बॉर्डर दोबारा से खुल गए हैं फिर भी आज हालत सामान्य नहीं हो पाए हैं। और 2019 में नेपाल ने इंडिया को नेपाल में कोविड फैलाने के लिए जिम्मेदार भी ठहराया था, जिसके चलते बहुत ज्यादा राजनीतिक तनाव भी देखने को मिला था। इसके बाद इंडिया और नेपाल के बीच रिलेशंस में बदलाव का एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है बॉर्डर डिस्प्यूट। 2019 में नेपाल के द्वारा अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया गया था, जिसमें इंडिया के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आने वाली 3 जगह लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्र को इंडिया का हिस्सा ना बताते हुए नेपाल के मैप में ज्वाइन कर दिया था। हालांकि यहाँ एक बात और जानने वाली है कि नवंबर 2019 में इंडिया ने भी अपना नया एडमिनिस्ट्रेटिव मैप जारी किया था, जिसमें इन जगहों को इंडिया ने अपने मैप में दिखाया था और नेपाल की गवर्नमेंट इसे डिस्प्यूटेड एरिया मानती है, जिसके चलते उन्होंने अपना मैप जारी किया और इसे अपनी जगह बता दिया। और तात्कालिक केपी शर्मा ओली की सरकार के द्वारा यह भी कहा गया कि इंडिया हमारे देश के अंदर आने वाली जगहों को अनियमित तरीके से घेरना चाहता है। हालांकि यहाँ पे कौन सही है यह जानने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटकर 1814 में जाना पड़ेगा, जहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच 1814 में एंग्लो नेपलीस वॉर हुई थी। यह वॉर 1814 से 1816 2 साल चली और 1816 में ट्रीटी ऑफ सिगौली के द्वारा नेपाल को उसका वर्तमान रूप मिला। ब्रिटिशर्स के द्वारा नेपाल से सिक्किम, दार्जिलिंग को ले लिया गया था और नेपाल पे जो जमीन बची थी उसके वेस्टर्न बॉर्डर को महाकाली रिवर और ईस्टर्न बॉर्डर को मिची रिवर से डिवाइड किया गया था। यह पूरी ट्रीटी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गुरखा रूलर्स के बीच में साइन की गई थी और यह पूरी प्रॉब्लम आ रही है महाकाली रिवर को लेकर। महाकाली रिवर जो कि आगे जाके 2 भागों में बट जाती है, जिसका एक हिस्सा काफी छोटा है और एक हिस्सा काफी बड़ा, और कोई भी आम आदमी कॉमन सेंस से बता सकता है कि इसमें वेस्ट रिवर असली महाकाली रिवर है, और जिसको देखते हुए ही ब्रिटिशर्स ने अपना भी नया मैप डिफाइन किया था। पर 1860 के आते आते इसके स्ट्रेटेजिक महत्व को समझते हुए ब्रिटिशर्स ने नया नक्शा जारी किया और इसके ईस्टर्न बॉर्डर को इसकी नई बाउंड्री मान लिया, जिसके चलते यह पूरा हिस्सा भारत में चला गया।
हालांकि किंगडम ऑफ नेपाल को उस समय इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उनके पर्सपेक्टिव से उनको इसकी कोई खास जरूरत थी भी नहीं, और तब से लेके 1990 तक नेपाल में मोनार्क का शासन ही रहा। और 1990 के बाद भी जब वहां पे डेमोक्रेसी आई, तब से भी अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर डेमोक्रेसी आने के बाद नेपालीज ने इसको एक डिस्प्यूटेड एरिया बता दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया ने नेपाल के साथ में इस स्थिति को संभालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सन 2000 में एक एग्रीमेंट के द्वारा इस स्थिति को संभालने की और इस पूरी प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश की गई थी। बट नेपाल चाहता था कि इंडियन आर्मी को वहां से पूरी तरीके से हटा लिया जाए, जो कि इंडिया के द्वारा नहीं किया गया, और यह एग्रीमेंट कभी आगे बढ़ ही नहीं सका। आज नेपाल की सरकार के द्वारा कहा जाता है कि जो सुगोली ट्रीटी थी, हम उसे ही आखिरी ट्रीटी मानते हैं, और इसके हिसाब से यह पूरा हिस्सा हमारे क्षेत्र में आता है। वहीं इंडिया का कहना है कि यह दशकों से हमारे पास रहा है, और अचानक इसको लेकर इशू उठाने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि 1990 के बाद जब नेपाल में मोनार्क खत्म हुआ और वहां पे डेमोक्रेसी आई, फिर भी दोनों देशों के बीच सामान्य स्थितियां बनी रही थी। और इवन 2019 तक नेपाल खुद उसको अपने मैप में नहीं बताता था। तो अगर यहाँ हिस्टोरिकली कहा जाए तो इंडिया पूरी तरीके से सही है, लेकिन वहीं जियोपॉलिटिकली कहा जाए तो नेपाल के पक्ष में कुछ पलड़ा झुकता हुआ नजर आता है। पर यहाँ मैं पर्सनली हिस्टोरिकल डाटा को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि आज तक नेपाल और इंडिया के बीच में ऐसी कोई बात उठी ही नहीं थी। यह वहाँ की नई आइडियोलॉजी और साथ ही साथ जो लोग इंडिया नेपाल के रिश्ते बिगाड़ना चाहते हैं, यह उनकी उपज है, क्योंकि दोनों देश ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अगर किसी के एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में कोई हिस्सा दिख भी जाता है या नहीं दिखता है, उससे कोई खासा फर्क पड़ता नहीं है। और करेंटली भी कहा जाए तो नेपाल के पीएम शेर बहादुर द्वारा इस इशू को कहीं नहीं उठाया गया है। बट हाँ, बॉर्डर डिस्प्यूट तो लगातार बना ही हुआ है। अंत में हम जानते हैं, इंडिया और नेपाल के बीच हमेशा ऐसे रिश्ते रहे हैं जैसे भारत के किसी दूसरे देश के साथ नहीं रहे, और साथ ही साथ भारत सरकार ने इन रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए अपने कदम भी उठाए हैं। चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम करने और भारत और नेपाल के बीच बिगड़ी बातों को बनाने इंडिया ने कई एडमिनिस्ट्रेटर्स नेपाल में भेजे हैं। वहीं कॉमर्स सेक्रेटरी की बात करें या इवन प्रधानमंत्री की बात करें, यह भी समय समय पर नेपाल के साथ वर्चुअल मीटिंग्स करते रहते हैं, जिसमें एक क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिकल जोन बनाने की भी बात की जा रही है। बट इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। पर अगर मेरी माने तो इंडिया और नेपाल को अगर देशों के रूप में आगे बढ़ना है और विकास करना है, तो इन प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट हो या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर। इंडिया को भी पंचेश्वर मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया या पोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट हो गया, ऐसे जो इनकम्प्लीट पड़े हुए प्रोजेक्ट हैं, इनको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए और चाइना से आगे निकलकर नेपाल में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहिए। अगर भारत और नेपाल अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को हेल्दी रखना चाहता है, तो बिजनेस हो या पॉलिटिकल इशू, उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की जरूरत है। और क्रॉस बॉर्डर इशू जितनी जल्दी सॉल्व होंगे, इंडिया और नेपाल का भाईचारा उतना ही अच्छा बना रहेगा, वरना आने वाले समय में इंडिया के हाथ से नेपाल ऐसे ही फिसलता चला जाएगा। धन्यवाद।